इस बार चुनाव के पहले 2 चरणों की तरह तीसरे चरण में भी उन तमाम सीटों पर जबरदस्त वोटिंग हुई है जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, जबकि उन सीटों पर सबसे कम वोटिंग हुई जहां 80 से 90% हिंदू वोटर है। अब तक के चुनावों में जिन 282 सीटों पर वोटिंग हुई है, उनमें सबसे ज्यादा 92.1% मतदान असम की धुबरी सीट पर हुआ है और यह वही सीट है जहां मुसलमानों की आबादी 79.7% है, यानी लगभग 80%, और हिंदुओं की आबादी सिर्फ 19.9%। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि हमारे देश में कोई सीट ऐसी भी हो सकती है जहां 92.1% वोटिंग हो जाए, लेकिन असम में धुबरी सीट पर 92% वोटिंग हुई है। धुबरी सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान हुआ था और इसी चरण में पूरे देश में सबसे कम 49.5% वोटिंग गुजरात की अमरेली सीट पर हुई थी और यह वही सीट है जहां हिंदुओं की आबादी 93.1% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 6.5% है। तो आप देख लीजिए, हमने आपको 2 सीटें दिखाई। जहां सबसे कम मतदान हुआ है वो है अमरेली सीट गुजरात की, और जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है वो भी हमने आपको दिखाया, वहां 92% मतदान हुआ है और वो है धुबरी सीट। इस समय आप देख सकते हैं। यहां बात सिर्फ कुछ सीटों और कुछ राज्यों की नहीं है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान हुआ, जिनमें सबसे ज्यादा 62.9% वोटिंग संभल में हुई और सबसे कम 54.1% वोटिंग आगरा में हुई। संभल में सबसे ज्यादा मतदान शायद इसलिए हुआ क्योंकि वहां 50.2% मुसलमान है और 49% हिंदू है। आगरा में सबसे कम वोटिंग शायद इसलिए हुई क्योंकि आगरा में 88.8% हिंदू हैं और सिर्फ 9.2% मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार की अररिया सीट पर भी 61.9% मतदान हुआ, जहां 41.1% मुसलमान है और 58.5% हिंदू है, जबकि सबसे कम मतदान 54.5% झंझारपुर सीट पर हुआ, जहां 84.7% हिंदू हैं और सिर्फ 15.2% मुसलमान हैं। और यही पैटर्न पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 81.5% वोटिंग मुर्शिदाबाद सीट पर हुई, जहां 68.5% मुस्लिम हैं और सिर्फ 30% हिंदू हैं, जबकि मालदा दक्षिण सीट पर 76.7% वोटिंग हुई, जहां 58.8% मुसलमान हैं और 40.2% हिंदू हैं। इसी तरह जंगीपुर सीट पर 75.7% वोटिंग हुई, जहां 63.2% मुसलमान हैं और 36% हिंदू हैं। और यहां सबसे बड़ी बात यह है कि वोटिंग का यह खास पैटर्न सिर्फ तीसरे चरण तक सीमित नहीं है। अब तक हमारे देश में कुल 3 चरणों का चुनाव हुआ है, जिनमें देश की 52% यानी 282 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। और इनमें भी जिन 5 सीटों पर देश में सबसे ज्यादा मतदान हुआ, उन सारी सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 40% से लेकर 80% के बीच है। पूरे देश में सबसे ज्यादा 92.1% मतदान असम की धुबरी सीट पर हुआ, जो हम आपको बता चुके हैं। यहां 79.7% मुसलमान है, 19.9% हिंदू। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 85.2% मतदान असम की ही बारपेटा सीट पर हुआ, जहां 70% मुसलमान हैं और 29% हिंदू हैं। तीसरे नंबर पर पूरे देश में सबसे ज्यादा 84.9% मतदान असम के ही नगांव सीट पर हुआ, जहां 43% से ज्यादा मुसलमान हैं और 56% हिंदू हैं। चौथे नंबर पर 84.1% मतदान लक्षद्वीप सीट पर हुआ, जहां 96.6% मुस्लिम हैं और सिर्फ 2.8% हिंदू हैं और हिंदू लक्षद्वीप में अल्पसंख्यक है। इसी सूची में लक्षद्वीप के बाद पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद सीट आती है, जो मैं आपको बता चुका हूं, जहां 81% वोटिंग हुई है, 68.5% मुस्लिम हैं और 30% के आसपास वहां पर हिंदू हैं। लेकिन अगर हम सबसे कम मतदान वाली सीटों की बात करें तो इस सूची में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट, जहां दूसरे चरण में सिर्फ 49.4% वोटिंग हुई और मथुरा में 90% हिंदू हैं और सिर्फ 8.5% मुस्लिम वोटर हैं। मथुरा के बाद दूसरे नंबर पर सबसे कम 49.5% वोटिंग गुजरात की अमरेली सीट पर हुई, वो भी मैं आपको बता चुका हूं, 93.1% हिंदू, 6.5% मुसलमान।
बिहार की भागलपुर सीट पर 53.5% वोटिंग, जहां 82% हिंदू, 17% मुसलमान। इसी हिंदू बहुल सीट पर दूसरे चरण में बिहार में सबसे कम मतदान हुआ था। और अगर कल कुल मिलाकर अगर हम कहें तो अब तक के मतदान वाली 282 सीटों में से जिन 100 सीटों पर सबसे कम मतदान हुआ है, उनमें 85% सीटों पर हिंदू बहुसंख्यक हैं। और इससे यह पता चलता है कि जिन सीटों पर मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं, वहां तो सभी चरणों में ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन जिन सीटों पर हिंदू वोटर ज्यादा हैं, वहां सबसे कम वोटिंग हो रही है। और अगर इन आंकड़ों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करें तो इनसे 3 बातें समझ में आती हैं। पहला, इससे पता चलता है कि हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम वोटर्स अपने मतदान को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। उन्हें अपने वोट की ताकत का हिंदुओं से, हिंदू वोटर से या किसी और वर्ग के वोटर से ज्यादा वो अपने वोट की ताकत को समझते हैं, और इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा वोटिंग करके एक तरीके से लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। दूसरा, इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मुस्लिम वोटर्स में एकता है। इसे कम्युनिटी वोटिंग भी कहते हैं, और वो एकजुट होकर चुनावों में वोट डालने के लिए एक साथ अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे देश में हिंदू वोटर्स अलग अलग मुद्दों पर वोट डालते हैं, इसलिए उनमें एकता की कमी नजर आती है। हिंदू वोटर्स जो होते हैं वो बहुत बार जाति के आधार पर वोट डालते हैं, बहुत बार धर्म के आधार पर वोट डालते हैं, महंगाई, बेरोजगारी और फ्री बीज के मुद्दे पर भी वो वोट डालते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू वोटर है वो अक्सर जातियों में विभाजित होकर मतदान करता है। लेकिन मुस्लिम वोटर्स इतनी बड़ी संख्या में किस मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं, इसका जवाब 4 जून को पता चलेगा, जब चुनावों के नतीजे आएंगे। हम आपको इंडोनेशिया की एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहते हैं, और इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं। इंडोनेशिया की कुल आबादी 27 करोड़ है, जिसमें 87.1% मुसलमान है, 10.5% ईसाई, 1.7% हिंदू और सिर्फ 0.2% बौद्ध है। लेकिन क्या आप इस पर विश्वास करेंगे कि आज से सिर्फ 700 वर्ष पहले तक इसी इंडोनेशिया देश में बौद्ध धर्म के लोग बहुसंख्यक थे, और मुसलमानों की आबादी वहां 0.2% से भी कम थी, यानी उतनी ही थी जितनी आज बौद्ध धर्म के लोगों की आबादी है। उस समय पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा लोग इंडोनेशिया में रहते थे, लेकिन 13वीं शताब्दी के बाद इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म के लोगों की आबादी तेजी से घटनी शुरू हुई, और 16वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म के लोग इंडोनेशिया में, यानी अपने ही देश में, अल्पसंख्यक बन गए। और आज 21वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म इंडोनेशिया में लगभग समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुसलमान 700 वर्ष पहले इंडोनेशिया में अल्पसंख्यक थे, वो आज वहां बहुसंख्यक हो चुके हैं, और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में ही रहते हैं। क्या आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म की आबादी घट रही थी और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही थी, तब बौद्ध धर्म के लोगों ने बहुसंख्यक होने का अपना धर्म निभाया, और चाहते हुए भी धर्म परिवर्तन और दूसरी गतिविधियों का कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने साथ दूसरे जो धर्म है उन्हें भी फलने फूलने दिया, और इस उदार रवैये के कारण इंडोनेशिया में बौद्ध बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बन गए और मुसलमान अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बन गए। और यही चर्चा और चिंता अब भारत को लेकर व्यक्त की जा रही है, और उस रिपोर्ट पर आजकल बड़ा हंगामा हो रहा है, बड़ा विरोध और विवाद हो रहा है, जिसमें भारत में हिंदुओं की आबादी घटने और मुसलमानों की आबादी बढ़ने पर की बात बताई गई है। भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है और अल्पसंख्यक मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1950 से 2015 के बीच 65 वर्षों में भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% कम हुई, यानी हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% कम हुई, और मुसलमानों की हिस्सेदारी इन्हीं 65 वर्षों में 43.15% बढ़ गई, और इसे रेट ऑफ चेंज इन शेयर के तौर पर यहां बताया गया है। वर्ष 1950 में
भारत में 84.68% हिंदू थे, जो वर्ष 2015 में 78.06% रह गए, जबकि वर्ष 1950 में भारत में 9.84% मुसलमान थे, जो वर्ष 2015 में 14.09% हो गए। मुसलमानों के अलावा इन 65 वर्षों में सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के लोगों की आबादी में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। सिख 6.58%, ईसाई 5.38% और बौद्ध धर्म के लोगों की हिस्सेदारी 0.75% हमारे देश में बढ़ गई। और ये सारे वो धर्म हैं जिन्हें भारत में अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है। अमेरिका जैसे देश अक्सर भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता जताते रहते हैं। कहते हैं कि अल्पसंख्यक भारत में सुरक्षित नहीं है, उनका दमन हो रहा है। लेकिन भारत में अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित हैं, इस बात का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि हमारे देश में सभी अल्पसंख्यक वर्गों की आबादी बढ़ रही है, जबकि बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी घट रही है। इससे भी बड़ी बात यह कि हमारे देश में असली अल्पसंख्यक असल में पारसी धर्म के लोग होने चाहिए, जिनकी अपनी आबादी में हिस्सेदारी वर्ष 1950 से 2015 के बीच 85% कम हो गई। लेकिन इसके बावजूद पारसी धर्म के लोग न तो कभी आरक्षण के लिए कोई आंदोलन करते हैं, न ही अल्पसंख्यक होने के लिए सरकारों से कोई विशेष सुविधाएं, आरक्षण मांगते हैं, या फिर ये कहते हैं कि वो असुरक्षित महसूस करते हैं। बल्कि पारसी धर्म के लोग तो अपने आप को अल्पसंख्यक मानते ही नहीं है, वो अपने आप को वैसा ही मानते हैं जैसे यहां बहुसंख्यक आबादी है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जिन देशों में बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की है, यानी जिन देशों में बहुसंख्यक आबादी इस्लाम को मानती है, वहां भारत की तुलना में उल्टा हो रहा है। और इन देशों में बहुसंख्यकों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी तेजी से बढ़ रही है इस्लामिक देशों में। बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुसलमानों की हिस्सेदारी 18% बढ़ गई। वहां मुसलमान 74.2% से 88% हो गए, जबकि अल्पसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी बांग्लादेश में 66% कम हो गई और वहां 23% हिंदुओं से अब सिर्फ 8% हिंदू बचे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में बहुसंख्यक हनफी मुसलमानों की हिस्सेदारी वर्ष 1950 से 2015 के बीच 3.75% बढ़ी है। लेकिन इसी दौरान वहां हिंदुओं की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 80% कम हो गई और अब पाकिस्तान में 2% से भी कम हिंदू बचे हैं। सोचिए, पूरी दुनिया में जब अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी औसतन 22% बढ़ी है, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 60% से ज्यादा की दर से कम हुई है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन देशों में अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं, बल्कि अल्पसंख्यक हैं हिंदू। और इन आंकड़ों से आज आप ये समझ सकते हैं कि भारत सरकार इन देशों के हिंदुओं को हमारे देश की नागरिकता देने के लिए CAA कानून क्यों लेकर आई, क्योंकि इन देशों में हिंदुओं पर अत्याचार हुए और उन्हें अपनी जान बचाकर बाहर शरण लेने के लिए भागना पड़ा, भारत आना पड़ा। तो अगर आप देखें, ये सारे जो हिंदू हैं पाकिस्तान में इतनी तेजी से कम कैसे हो गए 80%। इनमें बहुत सारे हिंदुओं को वहीं मार दिया गया, बहुत सारे हिंदू अपनी जान बचाकर पाकिस्तान छोड़कर भाग गए और बहुत सारे हिंदू ऐसे भी हैं जिन्होंने मजबूरी में अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इन आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जब भारत की आबादी में अल्पसंख्यक मुसलमानों की हिस्सेदारी 43% बढ़ी है, तब पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी खतरनाक रूप से कम हुई है, जिससे यह पता चलता है कि हिंदू बाहुल भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान तो सुरक्षित हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित नहीं है। और ये जितने भी पश्चिमी देश हैं, इन्हें भारत में अल्पसंख्यकों की तो बड़ी चिंता है, लेकिन बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरे देशों में अल्पसंख्यकों की चिंता इन्हें नहीं है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि दुनिया में भारत के बाद सिर्फ नेपाल इकलौता ऐसा देश है जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन नेपाल की आबादी में भी बहुसंख्यक हिंदुओं की हिस्सेदारी तेजी से कम हो रही है और अल्पसंख्यक मुसलमानों की हिस्सेदारी में 80% की वृद्धि हुई है। वर्ष 1950 में नेपाल में 84% हिंदू थे, जो 2015 में 81% रह गए, जबकि इसी दौरान वर्ष 1950 में नेपाल में सिर्फ 2.6% मुसलमान थे, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 4.6% हो गए। इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया में भारत और नेपाल ये दो देश हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं,
और वहां आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी कम हो रही है और हिंदुओं की जगह मुसलमानों की आबादी इन देशों में तेजी से बढ़ रही है। और यहां बात सिर्फ इन 2 देशों की नहीं है। इस रिपोर्ट में दुनिया के कुल 167 देशों की जनसंख्या में हुए बदलावों का अध्ययन किया गया और यह बताती है रिपोर्ट कि इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विस्तार इस्लाम धर्म का हो रहा है। इस समय दुनिया में 38 देश ऐसे हैं जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं और उनकी आबादी 75% से ज्यादा है। इन 38 देशों में से 25 देशों की आबादी में बहुसंख्यक मुसलमानों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के 94 ईसाई बहुल देशों में से 77 देशों में बहुसंख्यक ईसाई धर्म की आबादी घटी है और सिर्फ 17 देशों में बहुसंख्यक ईसाई धर्म की आबादी बढ़ी है। और पूरी दुनिया में भारत और नेपाल के रूप में जो 2 हिंदू बहुल देश हैं, भारत और नेपाल, वहां हिंदू बहुसंख्यकों की आबादी कम हुई है। यानी अलग अलग धर्मों के बीच दुनिया में जो धर्म युद्ध इस समय लड़ा जा रहा है उसमें सबसे आगे इस्लाम धर्म है, दूसरे नंबर पर ईसाई धर्म है, तीसरे नंबर पर बौद्ध धर्म है, चौथे नंबर पर चीन का लोक धर्म है और सारे धर्मों में केवल हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसकी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चल रहा है और जिसकी आबादी तेजी से घट रही है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर भारत में चर्चा नहीं हो रही बल्कि इस पर राजनीतिक विवाद हो रहा है। और क्या राजनीतिक विवाद है आप जरा देखिए। आप उन मुद्दों की बात करें जिनसे जनता के जीवन जिनसे जुड़ा है। आप खाम ये सारे मुद्दे उठाते हैं जो बीजेपी के नेता चाहते हैं कि आप उठाएं। ठीक है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, मुद्दा है कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान क्यों कमा नहीं पा रहा है खेती से। जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। 10 साल तक इन्होंने लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। चुनावी दौर में सर्वे आया है, अभी कैसे आया, क्यों आया? क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई बात देश में स्वीकार नहीं है, वो मंगलसूत्र पे आ गए, फिर भैंस पे आ गए, फिर मकान पे आ गए, फिर साइकिल पे आ गए, फिर मुसलमान पे आ गए, फिर पाकिस्तान भी चले गए, लेकिन देश बदलाव चाहता है। तो इस रिपोर्ट में जो भी बताया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन इस रिपोर्ट की टाइमिंग पर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत में आधा चुनाव संपन्न हो चुका है और इस रिपोर्ट की जो टाइमिंग है इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के जरिए बीजेपी या फिर कह लीजिए सरकार लोगों को पोलराइज करना चाहती है। तुष्टीकरण के खिलाफ यह रिपोर्ट लाई गई है। आज कुछ लोग इस रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों पर भी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का जो दावा है ये गलत है, ये आंकड़े गलत है। तो इन आंकड़ों पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर हम वर्ष 1951 से 2011 के बीच हुई जनगणनाओं की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1951 में हमारे देश में 9.7% मुसलमान थे, 1961 में 10.7%, 1971 में 11.2%, 1981 में 11.4%, वर्ष 1991 में 12.1%, फिर 2001 में 13.4% और 2011 में हमारे देश में 14.2% मुसलमान थे, जिससे आपको यह पता चल सकता है कि भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ जब मुसलमानों की आबादी एक बार के लिए भी घटी हो। एक भी दशक आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जब मुसलमानों की आबादी घटी हो। देखिए 9, 10, 11, 11.2, 11.4, 12, 13, 14,
लगातार उनकी जो प्रतिशत है आबादी में वो लगातार बढ़ी है। लेकिन अगर आप हिंदुओं की जनसंख्या का आंकड़ा देखेंगे तो वर्ष 1951 में 84% ये था, धीरे धीरे हर 10 वर्ष में ये कम होता गया और 2011 में ये 79.8% पर पहुंच गया। और ये भारतीय जनगणना के वो आंकड़े हैं जो कांग्रेस की सरकारों ने ही करवाई थी। ये सारी जनगणनाएं ज्यादातर कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुई हैं। 1951 से 2011 के बीच हमारे देश में 7 बार जनगणना कराई गई, जिनमें से 6 बार यह जनगणना कांग्रेस की सरकारों में हुई। इसके अलावा आज जब हमारे देश में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारत में हिंदुओं की आबादी घटना और मुसलमानों की आबादी बढ़ना कोई मुद्दा ही नहीं है, तो आज उन लोगों को हम कुछ और आंकड़े दिखाना चाहते हैं। वर्ष 1200 में, अब ये बात आप हमारी ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 1200 में जब भारत की जनसंख्या 15 करोड़ थी, तब देश में सिर्फ 4 लाख यानी 0.3% मुसलमान थे। 200 वर्षों के बाद वर्ष 1400 में जब भारत की जनसंख्या 16 करोड़ थी, तब देश में मुसलमानों की आबादी 32 लाख हो गई, यानी लगभग 2%। इसके बाद हमारे देश में मुगलों का शासन आया और देखते ही देखते लगभग 500 वर्षों में मुसलमानों की आबादी भारत में 20% हो गई। आजादी से 6 वर्ष पहले जब वर्ष 1941 में भारत की जनगणना हुई, तब देश की आबादी 38 करोड़ 90 लाख थी। यह भी ध्यान से आप सुनिएगा, तब थी देश की आबादी 38 करोड़ 90 लाख, जिनमें 9 करोड़ 40 लाख यानी 24.3% मुसलमान थे। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ष 1200 में जहां भारत में सिर्फ 4 लाख यानी 0.3% मुसलमान आबादी थी, वो 741 वर्षों में बढ़कर 4 लाख से 9 करोड़ 40 लाख यानी अविभाजित भारत की आबादी का 24% हो गए। भारत के विभाजन के बाद देश में मुसलमानों की आबादी 3.5 करोड़ यानी लगभग 9% रह गई, क्योंकि बाकी के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए, और जब वो पाकिस्तान चले गए तो हमारे यहां लगभग 3 करोड़ मुसलमान बचे। लेकिन आज पिछले 73 वर्षों में हमारे देश में मुसलमानों की यही आबादी 3.5 करोड़ से 20 करोड़ पहुंच गई है, जो देश की कुल आबादी का 14% से ज्यादा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की इतनी राजनीति क्यों होती है। लेकिन आज हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, और हमारे सारे दर्शकों से, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी धर्म मानते हैं, आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम ये जो हमने पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई है, ये इसलिए नहीं है कि हम मुसलमानों की बढ़ती आबादी के खिलाफ हैं या इससे हमें कोई परेशानी है या इससे देश में कोई परेशानी है, बिल्कुल नहीं। ये आंकड़े सिर्फ आपको जनसंख्या का एक पैटर्न दिखाते हैं, और इसमें ये ना किसी के खिलाफ है ना किसी के पक्ष में है, ये सिर्फ आंकड़े हैं। और ये आंकड़े दिखाने के पीछे हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे देश में जो विपक्षी नेता मुसलमानों को असुरक्षित बताने की राजनीति 75 वर्षों से करते आए हैं, उस राजनीति का मकसद असल में कुछ और होता है, और आज भी कुछ नेता यही बात कर रहे हैं। तो एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, और खास तौर पर हमारे जो मुस्लिम दर्शक हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आज जो आंकड़े हमने आपको दिखाए हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते कि इसमें कोई आपत्ति है। हम ये बताना चाहते हैं कि एक पूरा नैरेटिव, एक पूरी कहानी गढ़ी जाती है हमारे देश में मुसलमानों को लेकर। ये कहानी पाकिस्तान गढ़ता है, ये कहानी पश्चिमी देश गढ़ते हैं, पश्चिमी देशों का मीडिया, अमेरिका जैसे देश जो बार बार ऐसी रिपोर्ट्स पेश करते हैं और बताते हैं कि हमारे देश में यानी भारत में जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है। लेकिन ये आंकड़े कुछ और कहते हैं। हमारी मंशा आपको सिर्फ ये बताने की है, और आपको हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो पूरा मुद्दा है, असल में ये आम लोगों का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नेताओं का मुद्दा है। और इस मुद्दे पर हमारे देश में आज नहीं, 1950 से लेकर अब तक लगातार राजनीति होती है, और इसी मुद्दे को लेकर हमारे देश में बहुत सारे पार्टियों ने तुष्टीकरण की राजनीति की, यानी सारी आबादी को एक जैसा समान रूप से नहीं देखा गया। और इस बात को हैदराबाद की इस खबर से आप आज समझ पाएंगे, जहां 15 मिनट वर्सेस 15 सेकंड की आज चर्चा हो रही है। देखिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने हिंदुओं के खिलाफ वर्ष 2013 में 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला एक बड़ा कुख्यात बयान दिया था, जिस पर हैदराबाद में एक बार फिर से आजकल
राजनीतिक संघर्ष शुरू हो गया है। और बीजेपी के नेता नवनीत राणा ने कहा है कि आपको अगर 15 मिनट लगेंगे तो हमें सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे, हमारे हाथ सिर्फ 15 सेकंड तक खोल दीजिए और फिर देखिए कि हम क्या करते हैं। पहले उनका यह विवादित बयान आप सुनिए। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जितना मंच पे आ गए। तो ये पूरा विवाद शुरू हुआ था असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई ने जब कहा था, अकबरुद्दीन ओवैसी ने, कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए और फिर देखिए हम क्या करते हैं। अब उसके जवाब में नवनीत राणा जी कह रही हैं कि 15 मिनट छोड़िए, 15 सेकंड पुलिस हटा लीजिए और देखिए हम क्या कहते हैं। आज फिर इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका जवाब दिया और कहा कि 15 सेकंड क्या, आप 15 घंटे ले लीजिए, आपसे डरता कौन है। मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है। तो असल में हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता इस तरह के विवादित बयान देते हैं और फिर ऐसे बयानों के आधार पर वो चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। दो संप्रदायों को, दो धर्मों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। वो चाहते हैं कि इनमें आपस में लड़ाई हो, पोलराइजेशन हो जाए और इस आधार पर वो चुनाव जीत जाए। तो हम सभी से ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की राजनीति को सिर्फ इस देश की जनता ही खत्म करा सकती है। इस तरह की राजनीति को इस देश की जनता ही बंद करा सकती है। अगर आप इसके आधार पर वोट देना बंद कर देंगे तो नेता भी अपने आप ऐसे बयान देना बंद कर देंगे, क्योंकि नेता इस तरह के बयान सिर्फ वोटों के लिए देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी, ये दो चेहरे हैं। आज जो चुनावी युद्ध चल रहा है उसके दो चेहरे आपको दिखाई देते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी, दूसरी तरफ राहुल गांधी। आज हम इनकी एक तुलना करेंगे और तुलना क्या है, इनकी चुनावी मेहनत का एक तुलनात्मक विश्लेषण हम करेंगे। कौन कितनी मेहनत कर रहा है और आपको बताएंगे कि इन दोनों ने इस चुनाव में कितनी रैलियां की हैं, कितने रोड शोज किए हैं और कितने इंटरव्यूज दिए हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 3 चरणों में कुल मिलाकर 83 रैलियां की हैं, 83, जिनमें 31 रैलियां उन्होंने पहले चरण में की, 16 रैली दूसरे चरण में और 36 रैलियां तीसरे चरण में उन्होंने की। और इस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने हर दिन औसतन 2 से ज्यादा रैलियां की हैं इस गर्मी में, और कुल 83 रैलियों को उन्होंने 15 से ज्यादा राज्यों में जाकर संबोधित किया है और उनकी उम्र है 73 वर्ष। लेकिन दूसरी तरफ इसकी तुलना में राहुल गांधी ने आधी मेहनत भी नहीं की है। राहुल गांधी ने पहले 3 चरणों में अभी तक सिर्फ 40 रैलियां की हैं, जिनमें पहले चरण में उन्होंने 21, दूसरे चरण में 8 और तीसरे चरण में सिर्फ 11 रैलियों को संबोधित किया, जिससे पता चलता है कि 73 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी अपने से 20 साल छोटे 53 वर्ष के राहुल गांधी से डबल मेहनत इस चुनाव में कर रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री मोदी हर दिन औसतन 2 से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी हर दिन औसतन 1 रैली कर रहे हैं। और बात सिर्फ चुनाव प्रचार और रैलियों और रोड शो की नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में अलग अलग न्यूज चैनल्स, अखबारों और न्यूज एजेंसीज को 20 से ज्यादा इंटरव्यूज दे चुके हैं, जबकि राहुल गांधी ने अभी तक किसी को भी एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी इंटरव्यू देने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो मोदी पर आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर, कि वो कभी इंटरव्यू नहीं देते, वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी 20 इंटरव्यूज दे चुके हैं, और ये 20 इंटरव्यूज जो हैं इसमें हमारे देश के जो मीडिया हाउस हैं, विदेशों के जो अखबार हैं और उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के, पूर्वी भारत के, पश्चिमी भारत के, यानी उन्होंने भारत के हर क्षेत्र में
हर जितने भी बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं, अखबार हैं, न्यूज चैनल्स हैं, सबको इंटरव्यू दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि राहुल गांधी जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इंटरव्यूज नहीं दे रहे हैं, और उनके सलाहकार कहते हैं कि देखिए वो खुलकर प्रेस से बात करते हैं, इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इसमें नोट करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जब पत्रकार उनसे कोई मुश्किल सवाल पूछ लेते हैं, कोई ऐसा सवाल जो उन्हें पसंद नहीं है, जिसका जवाब उनके पास होता नहीं है, तो वो पत्रकारों को ही बीजेपी का एजेंट बता देते हैं और कहते हैं कि बीजेपी ने इन पत्रकारों को यह सवाल पूछने के लिए यहां भेजा है और ये सारे बीजेपी के एजेंट हैं। और आप इस बात को उनके कुछ पुराने बयानों से समझ सकते हैं जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ सवाल पूछने वाले पत्रकारों के लिए क्या भाषा का इस्तेमाल किया, देख लीजिए। राहुल जी जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या आपको ऑर्डर दिया है क्या? देखो मुस्कुरा रहे हैं लोग। तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप बाय नाइट चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। तो प्रधानमंत्री मोदी 20 इंटरव्यूज दे चुके हैं और आगे भी वो और इंटरव्यूज देंगे, न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू देंगे, अखबारों को इंटरव्यूज देंगे। अब हम राहुल गांधी से भी ये कहना चाहते हैं कि उन्हें भी अपने इंटरव्यूज की श्रृंखला शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं उसमें वो किसी को कोई सवाल पूछने नहीं देते, वही सवाल लेते हैं जो उनके मनपसंद सवाल होते हैं, और कोई और कुछ पूछ ले तो कह देते हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है। इसलिए अब उन्हें भी इंटरव्यूज शुरू करने चाहिए, उन्हें न्यूज चैनल्स पर इंटरव्यू देने चाहिए, उन्हें अखबारों में इंटरव्यूज देने चाहिए और अपनी बात देश के लोगों तक इन इंटरव्यूज के जरिए पहुंचानी चाहिए। दूसरा, इस देश के पत्रकारों को यह मौका दिया जाना चाहिए कि वो राहुल गांधी के सामने बैठकर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा सारे सवाल उनसे पूछ सके। अब देखिए, भारत में लोकसभा चुनावों के बीच रशिया ने अमेरिका पर 2 बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप यह है कि अमेरिका भारत के लोकसभा चुनावों में दखल दे रहा है और भारत के लोकसभा चुनावों को अस्थिर करना चाहता है। दूसरा, रशिया के विदेश मंत्रालय ने खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के प्रयास के मामले में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों को गलत बताया है और इस मामले में भारत का साथ दिया है। रशिया ने कहा है कि इस मामले में रशिया भारत के साथ है और अमेरिका एक राष्ट्र के तौर पर भारत का इस तरह से अपमान नहीं कर सकता। तो अब देखिए, बड़ी बात यह है कि रशिया जो आरोप लगा रहा है वो क्यों लगा रहा है और दुनिया के बड़े बड़े देश आखिर भारत के चुनावों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। इन चुनावों को अस्थिर करने के पीछे एक ही मंशा हो सकती है कि अमेरिका जैसे देश भारत में एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो मजबूत ना हो, जो मजबूती से उनके सामने खड़ी ना हो, जो मजबूती से उनके सामने अपनी शर्तें ना रख सके। और दूसरा, पन्नू के मामले में भारत का साथ देकर रशिया ने यह बता दिया है कि वो भारत का सच्चा दोस्त है, भारत का असली दोस्त है और चाहे कुछ हो जाए भारत और रशिया हमेशा दोस्त बने रहेंगे। जब यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध शुरू हुआ था तब पश्चिमी देशों ने कहा था कि वो रशिया को बर्बाद कर देंगे, रशिया की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर देंगे और रशिया की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी और रशिया पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आप देख लीजिए, रशिया के सामने अमेरिका खड़ा है, रशिया के सामने पश्चिमी देश खड़े हैं, नेटो देश खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद रशिया की इकोनॉमी में कोई ऐसा खास फर्क नहीं आया। रशिया आज भी यूक्रेन के साथ ये युद्ध लड़ रहा है और ये जो भव्य परेड है ये बहुत कुछ बताती है। आजकल चुनावों का माहौल है, सब जगह चुनाव प्रचार चल रहा है और इस भीड़ में, इस शोर में आपके काम की जो खबरें हैं वो कहीं दब जाती है। क्या आज हम आपको ये बताएंगे कि आपको क्या खाना चाहिए और आपको कैसे खाना चाहिए,
क्योंकि 56% लोग सिर्फ इसलिए बीमार हो रहे हैं क्योंकि वो ठीक खाना नहीं खा रहे। यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे देश में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और लोग दवाएं तो खूब खाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि जो खाना वो हर रोज खा रहे हैं वही खाना उन्हें एक दिन इतनी सारी दवा खाने पर मजबूर करता है। आज हमारे देश में 56.4% यानी आधे से ज्यादा लोग सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि वो अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 13 वर्षों के बाद खान पान की नई गाइडलाइंस बनाई हैं और यह इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले कुछ समय में और खास तौर पर आखिरी एक दशक में भारत में लोगों के खाने पीने का तरीका बहुत तेजी से बदला है। आपने भी देखा होगा, आपके घर में भी पिछले 10 से 20 वर्षों के अंदर खाने पीने का जो पूरा तरीका है वो बदल गया होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह बताई गई है कि भारत में लोग अनाज बहुत ज्यादा खाते हैं, जबकि खाने का सही तरीका यह है कि आपकी थाली में अनाज और मिलेट्स यानी रोटी चावल वगैरह 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके खाने में 15% दाल, बीन्स और नॉनवेज खाना हो सकता है। बाकी का 40% आपको सब्जियों, फलों, दूध और नट्स से पूरा करना चाहिए। तब जाकर यह पौष्टिक खाना होगा जो ज्यादातर लोग खाते ही नहीं है। इसलिए वो लोग कमजोर होते चले जाते हैं और कम उम्र में ही बीमारियां उन्हें पकड़ लेती हैं। इसलिए अगर आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारियों से बचना है तो सबसे पहले आपको अपनी थाली की निगरानी करनी चाहिए। अनाज के अलावा हमारे देश में लोगों को मीठा भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप जो अनाज या अनाज से बनी चीजें खाते हैं उनमें भी चीनी मिली होती है। इसलिए अगर आप एक दिन में 20 से 25 ग्राम यानी 4 से 5 टीस्पून से ज्यादा चीनी खा रहे हैं तो इससे आपको बहुत नुकसान होगा। आपको यह कम कर देना चाहिए। प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत सारे लोग आजकल ले रहे हैं, उससे भी आपको बचना चाहिए क्योंकि इसमें एडिड शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है जिससे फायदा होने से ज्यादा आपको नुकसान पहुंचता है। यह आपका वजन भी बढ़ा सकता है और आपके लिवर पर भी इसका बुरा असर हो सकता है। नई गाइडलाइंस में एक और बात लिखी है और वो आपके बड़े काम की है। जो लोग ये ध्यान रखते हैं कि खाने में तेल कम हो वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि सबसे अच्छा मिट्टी का बर्तन होता है क्योंकि इसमें कम तेल में खाना बन सकता है और खाने की पौष्टिकता भी बनी रहती है। तो आपको यह देखना होगा कि आप जिस बर्तन में खाना बना रहे हैं वो बर्तन कौन सा है, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना शुरू कीजिए। मिट्टी के बर्तन पर्यावरण के हिसाब से भी अच्छे होते हैं और आसानी से रिसाइकल हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी के बर्तनों में आप बहुत कम घी और तेल का इस्तेमाल करके स्वादिष्ट खाना बना सकते हैं। वैसे आपके किचन में मिट्टी के बर्तन हो या ना हो, लेकिन अगर धातु के आपके किचन में बर्तन हैं, जो कि मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके रसोइयों में धातु के बर्तन बहुत सारे होंगे। इनमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन तो बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, लेकिन अगर आप अचार, चटनी, सांभर जैसी जो खट्टी चीजें हैं उन्हें आप एल्यूमिनियम, लोहे, पीतल या कांसे के बर्तनों में रखते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि खाने की इन चीजों में एसिड होता है जिससे वो इन धातुओं के साथ रिएक्शन करते हैं और इससे आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये आप देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन एल्यूमिनियम, लोहा, पीतल, कांसा और खास तौर पर अचार, चटनी और खट्टी चीजें जो आप रख देते हैं अलग अलग धातुओं के बर्तनों में, वो आप बिल्कुल ना रखें। इसके बाद हमारे यहां नॉन स्टिक पैन्स बहुत इस्तेमाल होते हैं खाना बनाने के लिए। तो आजकल हर किचन में ये होते हैं और इन पर कम तेल में खाना बन सकता है, लेकिन उन्हें बहुत गर्म नहीं करना चाहिए, यानी उन्हें बहुत हाई टेम्परेचर पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर टेफ्लॉन की एक कोटिंग होती है जो एक तरह का केमिकल होता है। लेकिन 170 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होने पर यह टेफ्लॉन पिघलने लगता है और इससे आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अगर आप नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिए। एक तो 170 डिग्री से ज्यादा ऊपर उन्हें गर्म ना करें, और अगर इसकी टेफ्लॉन कोटिंग में कोई दरार आ गई है, क्रैक्स आ गए हैं, टेफ्लॉन कोटिंग अगर खराब हो गई है तो आपको उसे तुरंत फेंक देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो एक बार अपने घर में नॉन स्टिक बर्तन जाकर चेक कीजिए और देखिए कि उनमें किसी में भी
कोई दरार, कोई क्रैक तो नहीं आ गया है, कहीं आपकी टेफ्लॉन कोटिंग खराब तो नहीं हो गई है, और अगर खराब हो गई है तो उसे तुरंत इसी समय आप फेंक दीजिए, अपनी जान के साथ खेलिए मत। इसी तरह इन दिनों ग्रेनाइट स्टोन के बर्तन भी बड़े इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन अगर उन पर भी टेफ्लॉन की कोटिंग है तो उन्हें भी बहुत गर्म करके खाना नहीं बनाना चाहिए, और अगर इसकी कोटिंग कमजोर हो जाए तो आपको ऐसे बर्तनों को तुरंत फेंक देना चाहिए, क्योंकि टेफ्लॉन की वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। एयर फ्रायर यूज़ कर सकते हैं, ग्रेनाइट लेयर प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं, और स्टेनलेस स्टील वाले बर्तन यूज़ कर सकते हैं खाना बनाने में। जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होते हैं वो नॉन स्टिक पैन्स, नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे इनफर्टिलिटी और हार्ट डिजीज़ को बढ़ा रहे हैं, और हमारी जो स्टमक संबंधित जैसे कि डाइजेस्टिव संबंधित जितनी भी बीमारियां उनको बढ़ा रहे हैं। तो जो कि नॉन स्टिक में एक पॉलीमर्स होते हैं जो कि टेफ्लॉन कहलाता है, वो हमारे खाने में ऐड होके ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपको अपनी थाली में अनाज कम खाना है, फल और सब्जियां ज्यादा खाना है। अनाज कम खाइए, रोटियां कम खाइए, चावल कम खाइए, और उसकी बजाय सब्जियां ज्यादा खाइए। मीठा बिल्कुल कम कर दीजिए, नमक बिल्कुल कम कर दीजिए, और मिट्टी के बर्तन में आज से ही खाना पकाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसमें खाना आपका पौष्टिक भी बनेगा और उसमें घी तेल भी आपको कम डालना पड़ेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। और टेफ्लॉन वाले जो बर्तन हैं, अगर उनकी कोटिंग खत्म हो गई है, खराब हो गई है, तो उन्हें अभी तुरंत फेंक दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते होंगे, अनुशासित जीवन आप जीते होंगे, और कोई ऐसी चीज नहीं खाते होंगे जो नुकसान आपको करती हो। लेकिन इसके बाद भी अगर आज स्थिति यह है कि आपको कभी हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कोई बीमारी आपको हो ही जाए और आप अस्पताल पहुंच जाएं, तो हो सकता है वहां कोई बेईमान डॉक्टर आपको ठग ले, आप अपना सारा जीवन जिस अनुशासन में आपने बिताया है वो सारा की सारा एक झटके में खत्म हो जाए, क्योंकि वो डॉक्टर आपको गलत सलाह दे सकता है, गलत ट्रीटमेंट दे सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहते हैं, हमारे देश में ज्यादातर डॉक्टर्स आज भी बहुत ईमानदार हैं। डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर्स सारे बेईमान होते हैं, लेकिन अगर 1-2% डॉक्टर्स भी बेईमानी कर लेते हैं तो उससे बाकी के डॉक्टर्स की बदनामी होती है। और आज ऐसे ही 1 या 2% डॉक्टरों की कहानी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल जिसका नाम है राम मनोहर लोहिया अस्पताल, इसे RML हॉस्पिटल भी कहा जाता है, ये एक दिल्ली का बड़ा अस्पताल है। वहां एक ऐसा रैकेट पकड़ा गया जिसमें इसी अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स, नर्स और कर्मचारी मरीजों को लूट रहे थे, उन्हें धोखा दे रहे थे, और अस्पताल को इन लोगों ने पैसा छापने की एक मशीन बना लिया था, फैक्ट्री बना लिया था। दिल्ली के इस मामले में CBI को रिश्वतखोरी की शिकायत मिली, जिसके बाद CBI ने जांच की, और अब वहां 2 डॉक्टरों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुल 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। और अब ये देखिए कि ये जो डॉक्टर हैं और ये पूरा जो स्टाफ है, ये लोगों को कैसे धोखा देते थे। CBI ने इस अस्पताल के 2 डॉक्टर समेत कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है और बताया है कि इस अस्पताल के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के 2 डॉक्टर कुछ कंपनियों से रिश्वत लेकर उन्हीं की कंपनियों के स्टेंट, दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों को अस्पताल में इस्तेमाल करते थे। और कभी उन्होंने इसके लिए 25,000 रुपए की रिश्वत ली, कभी 36,000 की उनके बैंक में एंट्री है, कभी 1 लाख, कभी 2.5 लाख। ये सब बैंकों में उनकी एंट्री है। और एक डॉक्टर ने तो एक सप्लायर से यह कहते हुए रिश्वत मांगी कि उसे यूरोप घूमने के लिए जाना है, वेकेशन के लिए जाना है। सबसे बड़ी बात यह कि जब इस सरकारी अस्पताल के बड़े बड़े डॉक्टर प्राइवेट कंपनियों से रिश्वत ले रहे थे, तब अस्पताल के बाकी कर्मचारियों ने भी मरीजों को लूटना शुरू कर दिया, और वो बिना रिश्वत लिए मरीजों को इस सरकारी अस्पताल में भर्ती ही नहीं करते थे। एक गर्भवती महिला को तो 20,000 रुपए न देने पर अस्पताल से बाहर निकालने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा वहां के जूनियर कर्मचारी लोगों को छुट्टियां लेने के लिए झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट दिलाते थे। हर एक दिन के सर्टिफिकेट के लिए वो 100 रुपए की रिश्वत लेते थे। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में दिल्ली जैसे शहर में, जो कि भारत की राजधानी है, और RML जैसे बड़े अस्पताल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, यानी जो आपके हृदय के जो डॉक्टर हैं, वो आपको जानबूझकर धोखा दे रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। इसलिए आपको बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। और हम आपको यह कहना चाहेंगे कि जब भी आप अपना इलाज कराने के लिए जाएं तो सेकंड ओपिनियन जरूर लें, यानी एक डॉक्टर से आप मिले, वो आपको कुछ बताए, तो दूसरे डॉक्टर से भी जरूर मिलिए। हो सके तो एक और ओपिनियन लीजिए और तब जाकर फैसला कीजिए कि आपको स्टेंट
डलवाना है या नहीं, आपको अपनी कोई सर्जरी हार्ट की करानी है या नहीं करानी है, बहुत सोच समझ कर कीजिए। फिर से ये कहना चाहेंगे, ज्यादातर डॉक्टर्स भगवान का रूप हैं। आज भी ज्यादातर डॉक्टर्स हमारे देश के लोगों का निस्वार्थ इलाज कर रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक जो गंदी मछली होती है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो यहां सीबीआई ने एक अच्छा काम किया है। सीबीआई की बड़ी बदनामी होती है कि सीबीआई सिर्फ नेताओं को पकड़ती है, तो सीबीआई ने यहां बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है, असली कामयाबी तब है जब आप आसमान भी छू लें और आपके पैर भी जमीन पर रहें।